ओके, हेलो स्टूडेंट। इस मैप को देखो आप लोग। पिछली हमारी जो क्लास हुई थी यूरोप पर, हम लोग ये चर्चा कर चुके थे यूरोप की भौगोलिक स्थिति क्या है, दूसरी तरफ कौन कौन से रिसोर्स हैं और कौन सी नदियां प्रवाहित होती हैं। शायद यहां तक हम लोग बात कर चुके थे। अब यूरोप को देखो आप। यूरोप का एक मैप बना लो आप लोग और एटलस खोल लो आप लोग। एटलस, यूरोप का एटलस खोलो आप। हमेशा ध्यान दो, मेरे सामने एक एटलस है। यूरोप के एटलस को देखो आप। हमेशा ध्यान दो इस बात को, पूरी बात ध्यान देना इस बात को। जैसे देखो आप, ये बाल्टिक सागर है। बाल्टिक सागर के ऊपर जो ये हिस्सा है, ये है बोथनिया की खाड़ी। बोथनिया की खाड़ी है यार। पूरा देखो, ये सिरा देखो। और बोथनिया की खाड़ी में लवणता कितनी होती है? 2 इकाई। उसके पीछे रीजन क्या है? आप सबके पास एटलस होगा, एटलस को खोलो आप लोग। ये बोथनिया की खाड़ी है। देखो आप, ये बाल्टिक सागर है, ये वो बोथनिया की खाड़ी है। बोथनिया की खाड़ी को टच करने वाले 2 देश हैं। एक आपका स्वीडन है और दूसरा है आपका फिनलैंड। मतलब ये जो आपका है स्वीडन है, ये स्वीडन है, और ये आपका जो है आपका देखा जाता फिनलैंड है। तो 2 देश है, एक स्वीडन एक फिनलैंड, और दोनों बोथनिया की खाड़ी को टच करते हैं। ये इस खाड़ी को देखो आप, बोथनिया की खाड़ी। ये नॉर्वे है, और नॉर्वे का जो तट है वो कभी जमने नहीं पाता। क्यों? क्योंकि नॉर्वे की गर्म जलधारा या गल्फ स्ट्रीम या उत्तरी अटलांटिक अपवाह तीनों एक ही हैं। या तो नॉर्वे की गर्म धारा प्रवाहित होती है। आप देखो, आप ऊपर जाओगे तो ऊपर देखो, यहां एक बंदरगाह है, मरमुंस्क बंदरगाह है। मरमुंस्क बंदरगाह है यहां पे। ये जो बंदरगाह है आपका मरमुंस्क, जो बंदरगाह है, यह शीत ऋतु में जमने नहीं पाता। शीत ऋतु में यह जमने नहीं पाता है, और रूस अपना अधिकांश व्यापार यहां से करता है शीत ऋतु में। ये क्यों करता है? क्योंकि गर्म जलधारा प्रवाहित होती है, नॉर्वे की गर्म धारा। अब सोचो, नॉर्वे की गर्म जलधारा के कारण ये पूरा का पूरा जो क्षेत्र है वह खुला रहता है। इसलिए रूस भी यदि व्यापार करता है तो रूस यहां से व्यापार करता है। मरमुंस्क बंदरगाह। अब नीचे आओ आप, ये बाल्टिक सागर है। बाल्टिक सागर को टच करने वाले 3 देश हैं। हमेशा ध्यान दो, एस्तोनिया, लाटविया और लिथुआनिया। ये 3 देश हैं इस बाल्टिक सागर को टच करने वाले। इस मैप में देखो आप, ऊपर सबसे है एस्तोनिया है, बीच में लाटविया है, उसके नीचे लिथुआनिया है। हमेशा ध्यान दो। लेकिन लिथुआनिया के नीचे आओगे तो एक छोटा सा एरिया पड़ेगा आपका, कालिनिंग्राद, जो रूस का हिस्सा है।
मैंने क्या बात, 3 देश इस बाल्टिक स्टेट को, बाल्टिक सागर को टच करते हैं। लाटविया, सबसे ऊपर है एस्तोनिया। एस्तोनिया मैप में देखो आप, सबसे ऊपर एस्तोनिया है, उसके नीचे आपका लाटविया है, उसके नीचे आपका लिथुआनिया है। ये 3 देश हैं जिसको टच कर रहे हैं। आप जब लिथुआनिया के नीचे आओगे तो देखो आप, कालिनग्राद है, ये रूस का हिस्सा है जो बाल्टिक सागर को टच करता है। यूपीएससी क्या करेगा, रूस को भी दे देगा, पूछेगा इसमें से कौन सा देश टच नहीं करता। पोलैंड तो टच करता ही करता है, हमेशा ध्यान दो, ये जो पोलैंड है ये तो टच करता ही करता है। लेकिन पोलैंड और लिथुआनिया के बीच में कालिनग्राद है जो रूस का हिस्सा है, हमेशा ध्यान दो। अब देखो आप, जैसे ये कहा जाए, ये जो हिस्सा है आपका, ये लिथुआनिया, ये जो हिस्सा है आपका, ये लाटविया, और ठीक ऊपर जब आओगे तो एस्तोनिया पड़ेगा। एस्तोनिया, हमेशा ध्यान देने इस बात को। देखो आप इस मैप में देखो जरा आप, लिथुआनिया ऊपर, एस्तोनिया है, लाटविया है और लिथुआनिया है। अब मैप को एटलस खोल लो, देखते चलो आप। ठीक लिथुआनिया के नीचे कालिनग्राद है, उसके बाद ये पूरा पोलैंड का हिस्सा है। पोलैंड, इन तीनों की राजधानी देख लो आप। कई बार ये पूछेगा, राजधानी पूछ देगा, सोचो आप। राजधानी की बात करें हमेशा कि कौन बाल्टिक सागर से दूर है और कौन नजदीक है, तो पूरी बात ध्यान देने इस बात को। सबसे चीज, ये जो सिरा है फिनलैंड की खाड़ी है, और एस्तोनिया की जो राजधानी देखो आप, ताल्लीन है, ये सीधे बाल्टिक सागर के तट पे स्थित है, फिनलैंड की खाड़ी के तट पे स्थित है तालिन। एस्तोनिया की जो राजधानी है वो बाल्टिक सागर के तट पे स्थित है, तालिन। लाटविया की जो राजधानी है वो रीगा है। अब हमेशा ध्यान दो, लाटविया की राजधानी रीगा, ये भी लगभग बाल्टिक सागर के तट पे स्थित है, पर लिथुआनिया की जो राजधानी है बाल्टिक सागर से काफी दूर है यार। कई बार पूछेगा, बाल्टिक स्टेट में कौन सा ऐसा स्टेट है जिसकी राजधानी बाल्टिक सागर के तट पर स्थित नहीं है, तो ध्यान देने इस बात को। एस्तोनिया की राजधानी बाल्टिक सागर के तट पर है, लाटविया की राजधानी रीगा है, वो भी ऐसा ही है, पर लिथुआनिया की राजधानी इससे दूर है। अब ध्यान दें इस बात को। उसके नीचे आओगे तो हमेशा ध्यान दें इस बात को, ये तो कालिनग्राद है, पोलैंड है, अब पोलैंड की राजधानी वार्सा है जो बाल्टिक सागर से काफी दूर है। या इन बातों को एटलस जब देखोगे आप, जब बार बार एटलस देखोगे तो चीजें याद हो जाएंगी। अब देखो आप, ये बाल्टिक सागर है, इसके ठीक एक द्वीप है जिसको कहते हैं गोटलैंड। गॉटलैंड द्वीप है ये। तो जो गॉटलैंड द्वीप है ये बाल्टिक सागर में स्थित है। हमेशा ध्यान दो, ये जो गॉटलैंड है ये बाल्टिक सागर में स्थित है। हम लोग बात कर चुके थे, हमेशा ध्यान दे इस बात को। सबसे बड़ी चीज, देखो आप, अब जब स्वीडन में आओगे तो वैनर्न और वैटर्न झीलें आपको दिखेंगी। ये मीठे जल की झीलें हैं, वैनर्न और वैटर्न। इन झीलों को देखो आप, वैनर्न और वैटर्न ये झीलें हैं जो स्वीडन में पाई जाती हैं। उसके ठीक आओगे, एक चीज देखो आप, स्टॉकहोम देखो आप। स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम है जो बाल्टिक सागर के तट पर स्थित है। बाल्टिक सागर के तट पर
स्थित है। और ओस्लो की बात करें हम लोग, ओस्लो जो नॉर्वे की राजधानी ओस्लो है, ये हमेशा ध्यान दो, ये स्वीडन के करीब पड़ रही है। नॉर्वे की राजधानी जो ओस्लो है, देखो आप, ये यहां पे स्थित है, और जो स्टॉकहोम है वो यहां पे स्थित है। इसका मतलब ये है कि स्टॉकहोम ओस्लो की राजधानी से दक्षिण में पड़ता है। आपसे ये पूछेगा नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड की बात करें, किसकी राजधानी सबसे ज्यादा दक्षिण में होगी, यह पूछा जा सकता है। तो सबसे दक्षिण में स्टॉकहोम है, उसके बाद ओस्लो है, और फिनलैंड की राजधानी हेलसिंकी है। यह जो हेलसिंकी है यह बाल्टिक सागर के तट पर स्थित है। पूरी बात ध्यान देना इस बात को, मैंने क्या कहा, यह ओस्लो है, यह स्टॉकहोम है, हमेशा ध्यान दो इस बात को। देखो आप, पहली चीज, यह सीधे बाल्टिक सागर के तट पर स्थित है, यहां हेलसिंकी है। तो सबसे दक्षिण में स्टॉकहोम है, उसके बाद ओस्लो, सबसे उत्तर में पड़ता है फिनलैंड की राजधानी हेलसिंकी। इस तरह के प्रश्न कभी कभी पूछे जा सकते हैं। यह गोटलैंड द्वीप है जो बाल्टिक सागर में स्थित है, गोटलैंड। इस स्वीडन में महत्वपूर्ण झील है वैनर्न, वैटर्न। ये झील देखो आप, वैनर्न, वैटर्न, ये झील है जो महत्वपूर्ण झील है, सोचो आप। और यहां से प्रश्न पूछा जा सकता है कि वैनर्न और वैटर्न झील कहां स्थित है। तो ये जो झील है यह स्वीडन में स्थित है। अब ध्यान से सुनो इस बात को, हमेशा जब सीधे आओगे आप, देखो ये आपका स्वीडन है, स्वीडन, स्वीडन के नीचे कील नहर है, कील नहर, ये उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से जोड़ने वाली ये कील नहर है। ये सू नहर कहां स्थित है, सू नहर अमेरिका में। हडसन नदी को इरी झील से जोड़ने वाली इरी नहर है, ये कील नहर है। ये कील नहर क्या किया, बाल्टिक सागर को उत्तरी सागर से जोड़ देता है यार। ये स्वीडन है। आप स्वीडन के नीचे आओ, स्वीडन के जब नीचे आओगे तो हमेशा ध्यान दो, ये जर्मनी है, जर्मनी देखो आप, जर्मनी का जो एक भाग है ये पूरा जर्मनी है। ये जो भाग है जर्मनी, एक सिरा बाल्टिक तट को टच करता है और दूसरा सिरा किसको टच कर रहा है, उत्तरी सागर को टच कर रहा है। हमेशा ध्यान दो इस बात को। पर एक सबसे बड़ी चीज तो ये है, जब जर्मनी के नीचे आओगे तो नीचे आओ, आपको नीदरलैंड दिखेगा, ये नीदरलैंड, बेल्जियम और लग्जमबर्ग दिखेगा। सबसे उत्तर में नीदरलैंड है, उसके बाद बेल्जियम है, उसके बाद लग्जमबर्ग है। कई बार उत्तर से दक्षिण देशों का क्रम पूछा जा सकता है। सबसे उत्तर में कौन है, नीदरलैंड है, उसके दक्षिण में कौन है, बेल्जियम है, और सबसे दक्षिण में कौन है, लग्जमबर्ग है। इस एटलस को देखो आप, इन तीनों देशों को निम्न भूमि का देश कहा जाता है। ये जो तीनों देश हैं इन्हें निम्न भूमि का देश कहा जाता है। आप ध्यान से सुनो इस बात को, देखो आप, जब इसके नीचे आओगे, आओ, ये देखो आप, ये इंग्लिश चैनल है। हम इंग्लिश चैनल की बात करें, हमेशा ध्यान देना इस बात को, ये आपका इंग्लिश चैनल है। देखो आप, अक्सर देखा होगा कि ये जो सिरा दिख रहा होगा आपको, ये ब्रुसेल्स, गुड, ये जो आपका सिरा है, ये जो पूरा अलग करता है, ये तो इंग्लिश चैनल है। ये जो है आपका, ये डोवर जल संधि है।
डोवर जल संधि। ये जो संधि है ये फ्रांस को ब्रिटेन से अलग करती है। डोवर जल संधि है, सोचो आप। ये जो डोवर जल संधि है ये ब्रिटेन को फ्रांस से अलग करती है। सीधे ब्रिटेन के नीचे आओ आप। इस डोवर जल संधि के ठीक जब जाओगे आप, थोड़ा सा नीचे आओगे, इंग्लिश चैनल दिखेगा। हमेशा ध्यान दें इस बात को, इंग्लिश चैनल की हम बात करें। आज हम नीचे आओगे तो देखो आप, ये जो पूरा है ये बिस्के की खाड़ी है। और इस खाड़ी में लायर नदी गिरती है। ये बिस्के की खाड़ी प्रश्न पूछा जा चुका है। ये बिस्के की खाड़ी है। एटलस में देखो आप, ये आपकी बिस्के की खाड़ी है। अब नीचे आओगे तो एक चीज ध्यान देना इस बात को, आपने अक्सर देखा होगा कि हम पुर्तगाल का मैप बनाते हैं। देखो आप, ये आपका पुर्तगाल है, ये आपका पुर्तगाल है। तो ये जो स्पेन है, स्पेन हमेशा ध्यान दो इस बात को, अटलांटिक महासागर को भी टच करता है, अब भूमध्य सागर को भी टच कर रहा है। ये पिरेनीज है आपका, ये पूरा का पूरा स्पेन है, ये पुर्तगाल है। पुर्तगाल की जो राजधानी है लिस्बन। ये जो लिस्बन है अटलांटिक सागर के तट पर स्थित है। हमेशा ध्यान दो इस बात को, कुछ बातें याद रखना है। ये जो स्पेन है, स्पेन का एक सिरा अटलांटिक महासागर को टच करता है, और ये भाग जो है उसका पूर्वी भाग भूमध्य सागर में स्थित है। अब देखो आप, जब आप सीधे आओगे उत्तरी सागर के पास, कल हम लोग बात कर रहे थे हमेशा नीदरलैंड की बात, नीदरलैंड। ध्यान से सुनो इस बात को, नीदरलैंड पर देखो आप रॉटरडम बंदरगाह है, रॉटरडम बंदरगाह, और ये यूरोप का सबसे बेस्ट बंदरगाह है। ये विशेषकर उत्तरी सागर के तट पर स्थित है, राइन नदी के मुहाने पर स्थित है। और राइन नदी को कोयला नदी कहते हैं हमेशा, जो वाल्जेस और ब्लैक फॉरेस्ट के बीच में बहती है। ये विशेषकर व्रंस घाटी में बहती है यह रॉटरडम। अब जब आओगे यहां पे नीचे आओ आप, हम लोग बात कर चुके थे स्पेन और पुर्तगाल को आइबेरिया का प्रदेश कहते हैं, आइबेरियन प्रदेश कहा जाता है इसे। अब सीधे आओ, अब भूमध्य सागर में आ जाओ आप। हमेशा ध्यान दो इस बात को, आप भूमध्य सागर में आओगे तो ये देखो, ये इटली है, इटली थोड़ा सा पश्चिम जाओ, ये इटली है, इसके पश्चिम में जाओ आप तो दो द्वीप दिखेंगे, एक कोर्सिका, एक सार्डिनिया। कोर्सिका और सार्डिनिया दो द्वीप आपको दिखेंगे। ये हमेशा ध्यान देना इस बात को, दो द्वीप। अब एक चीज ध्यान देना इस बात को, ये जो कोर्सिका है फ्रांस के अधीन है। कोर्सिका द्वीप पर नियंत्रण किसका है? फ्रांस का। और सार्डिनिया पर किसका नियंत्रण है? इटली का। जैसे मैंने ये कहा, ठीक ये आपका कोर्सिका है और ये आपका सार्डिनिया है। कोर्सिका पर जो नियंत्रण है कोर्सिका, और सार्डिनिया हमेशा ध्यान दो, कोर्सिका पे जो नियंत्रण है वो फ्रांस का है, और सार्डिनिया पर जो नियंत्रण है वो इटली का है। इस द्वीप को देखो आप, जो उसके नीचे आओगे तो एक सिसिली द्वीप दिखेगा, सिसिली द्वीप जो इटली पर है। यहां एक महत्वपूर्ण बंदरगाह है, हमेशा ध्यान दो इस बात को, जो हर 15 मिनट पर उससे विस्फोट प्रकाश निकलता है, जिसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। सोचो आप, सिसिली। अब देखो आप, कुछ बात याद रखनी है, ये कोर्सिका सार्डिनिया इटली के अधीन है। जब सीधे आओगे तो सिसिली द्वीप है, ये इटली का भाग है। ये
अब एक चीज ध्यान दें इस बात को, एक सबसे बड़ी चीज तो ये है, ये द्वीप थोड़ा सा नीचे इस मैप में देखो आप, एटलस में देखो आप, इटली और सिसिली द्वीप को एक जल संधि अलग करती है। मेसिना जल संधि, मेसिना सिसिली इटली को अलग करने वाला एक जल संधि है मेसिना। मेसिना जल संधि इसे अलग करती है। सोचो आप, इन जल संधियों को हमेशा ध्यान देना है इस बात को। और कोर्सिका और सार्डिनिया को अलग करने वाली जल संधि है बोनिफासिया जल संधि। कोर्सिका और सार्डिनिया को भी अलग करने वाली एक जल संधि है बोनिफासिया। और सिसिली और इटली को अलग करने वाला एक जल संधि है मेसिना जल संधि है। आप हमेशा ध्यान दो, ये देखो आप, पूरा ये एड्रियाटिक सागर है, ये जो पूरा है एड्रियाटिक सागर है। एड्रियाटिक ये सागर है। सोचो आप, अब ध्यान से सुनो इस बात को। उसके नीचे आओगे तो देखो ये पूरा ग्रीस है, ये ग्रीस, और ग्रीस के ठीक बगल में ईजियन सागर है। ये आपका ईजियन सागर है, ईजियन सागर। पूरी बात ध्यान दो, ये एड्रियाटिक सागर है, ये आपका ईजियन सागर है। ये ब्लैक सी है, वो कैस्पियन सागर है। ये हम लोग बात कर चुके थे। कैस्पियन सागर और ब्लैक सी के बीच काकेसस पर्वत है, काकेसस, जिसकी ऊंची चोटी है एल्ब्रुस। उसकी ऊंची चोटी है एल्ब्रुस। अब ध्यान से सुनो इस बात को। सारी बात हुई थी यूराल पर्वत, यूराल नदी और कैस्पियन सागर मिलकर के करते क्या है? ये मिलकर के करते क्या है? यूरोप को एशिया से अलग करते हैं। हमेशा ईजियन सागर जो ऊपर जाओगे तो ब्लैक सी दिखेगा। अब देखो काला सागर देखो आप, जब काला सागर की बात करोगे तो एक चीज ध्यान देना, ये पूरा एजो सागर है। ये आपका एजो सागर है। सोचो आप, एजो सागर। आप सोचो जरा, इस एजो सागर में डॉन नदी गिरती है, ये एजो सागर है। और यहां बड़े पैमाने पर खनिज तेल पाया जाता है। हमेशा ध्यान दो, यहां बड़े पैमाने पर खनिज तेल पाया जाता है। और इसका जो दोहन करता है रूस करता है, इसका दोहन। अब एजो सागर के जब, पूरी बात ध्यान देने इस बात को, एजो सागर की हम बात करें, एजो सागर ठीक नीचे देखा होगा एक कोरिच जल संधि है। कोरिच जल संधि। उसके बाद एजो सागर के ऊपर आओ तो यूक्रेन देखिएगा आपको। पूरा यूक्रेन, यूक्रेन की जो राजधानी है वो कीव है। हम कीव की बात करें, इन देशों को देखो आप। फिर एक बात मैं रिपीट करना चाहता हूं, मैप लगातार देखते चलो आप। रूस में देखा होगा लाडोगा झील है, ओनेगा झील है, सफेद सागर है। मतलब रूस में ज्यादातर जो झीलें हैं मीठे जल की झीलें। हमेशा ध्यान दो इस बात को, मीठे जल की झील ज्यादा है, क्योंकि इनका निर्माण हिमानियों से हुआ, ग्लेशियर से हुआ है। ये कुछ बातें याद रखना है।
हमेशा। अब देखो आप, जब भूमध्य सागर की बात करोगे आप, कुर्स्का द्वीप के ऊपर आओ, रोन नदी जहां गिरती है, रोन नदी जहां गिरती है, वहां मर्सलीज बंदरगाह है भूमध्य सागर के तट पर, जो यूरोप का दूसरा बेस्ट बंदरगाह है। हम लोग कल बात कर चुके थे, फ्रांस को लघु यूरोप कहा जाता है। क्यों कहा जाता है फ्रांस को? क्योंकि यूरोप की जितनी महत्वपूर्ण जलवायु है वो सब कुछ फ्रांस में पाया जाता है। यदि सभी महत्वपूर्ण जलवायु फ्रांस में पाई जाएगी तो स्वाभाविक है फ्रांस की हर वनस्पति, यूरोप की हर वनस्पति फ्रांस में पाई जाएगी। हम लोग बात कर चुके थे, दक्षिणी फ्रांस में भूमध्य सागरीय जलवायु, उत्तरी पूर्वी और पूर्वी भाग में महासागरीय जलवायु, और हम बात करें उत्तरी पूर्वी और पूर्वी भाग में महाद्वीपीय जलवायु पाई जाती है। इस बात को हमेशा ध्यान दो, इस बात को, महाद्वीपीय हम जलवायु की बात करें। बिस्के की खाड़ी फ्रांस के पास ये पूछा जा चुका है। और जब जाओगे आप तो मर्सलीज बंदरगाह के थोड़ा सा आओ तो लायंस की खाड़ी दिखेगी। ये है लायंस की खाड़ी। ये लायंस की खाड़ी है, ये बिस्के की खाड़ी है। ये अब लगातार एटलस को देखो आप। मैंने ये कहा था जितने भी स्कैंडिनेवियन कंट्री हैं, कौन कौन बाल्टिक सागर को टच करता है, उनकी राजधानी कहाँ है, और कौन उत्तर में कौन दक्षिण में, ये बात हमेशा याद रखना आपको। उत्तर और दक्षिण की बात तो हमेशा करना आपको। मैप को लगातार देखते चलो आप। मैप, कारण क्या है कि एक दो क्वेश्चन को सीधे मैप से आ जाएगा। कौन किसको टच करता है ये हमको आपको हमेशा देखना होगा। हमेशा कौन सा द्वीप है और किसके अधीन है ये भी आपको देखना होगा। हमेशा ध्यान देना इस बात को। चीज, और नदी में कौन सी नदी कहां गिरती है, ये बातें हम लोग कर चुके थे। देखा जाए तो ये यूरोप। अब सोचो आप, यहां जलवायु की बात करें, ये हम लोग बात कर चुके। ये पूरा नॉर्वे, स्वीडन, ये उत्तरी भाग में नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, और उत्तरी साइबेरिया में टुंड्रा जलवायु। लेकिन पूरा उत्तरी नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड की बात करें और रूस के उत्तरी भाग की बात करें, यहां ज्यादातर टैगा जलवायु पाई जाती है। यूरोप के पश्चिमी भाग में ये पूरा पुर्तगाल, थोड़ा सा स्पेन, ये पूरा फ्रांस, ये जितने निम्न भूमि के देश हैं, ब्रिटेन है, चले जाओ जर्मनी तक, डेनमार्क तक, यहां पश्चिमी यूरोपीय जलवायु या महासागरीय जलवायु पाई जाती है। ये जो भाग है आपका स्पेन, थोड़ा सा पुर्तगाल, ये पूरा स्पेन का दक्षिणी स्पेन और पूर्वी स्पेन, दक्षिणी फ्रांस, इटली, ये जितने भी देश हैं जो भूमध्य सागर को टच करते हैं, यहां भूमध्य सागरीय जलवायु पाई जाती है। और यह ध्यान देना है कि कौन सी नदी किस क्लाइमेट में बहती है हमेशा। फिर एक बात है कि नदी में पानी की मात्रा कब बढ़ेगी, जब वर्षा हो, और वर्षा क्लाइमेट के अनुसार डिसाइड होता है। ये जो वर्षा है जलवायु के अनुसार डिसाइड होता है। भूमध्य सागरीय जलवायु में शीत ऋतु में वर्षा होती है, गर्मी का मौसम शुष्क रह जाता है। अतः जो नदियां भूमध्य सागरीय जलवायु में प्रभावित होती हैं, उन नदियों में जल की मात्रा कब बढ़ेगी, शीत ऋतु में। लेकिन जो पश्चिमी यूरोपीय जलवायु में बहने वाली जो नदियां हैं, उनमें पानी की मात्रा हमेशा बनी रहेगी, क्योंकि वर्षा तो वहां साल भर होती है।
फर्क ये है कि पश्चिमी यूरोपीय जलवायु की बात करें, अंतर सिर्फ ये है कि शीत ऋतु में वर्षा ज्यादा होती है, गर्मी के मौसम में वर्षा कम होती है। पर जो महाद्वीपीय जलवायु है, यहाँ गर्मी के मौसम में अत्यधिक ताप, ठंड के मौसम में अत्यधिक निम्न ताप। एक चीज सोचो, जो वार्षिक तापांतर है महाद्वीपीय जलवायु में ज्यादा होता है। वार्षिक तापांतर, महासागरीय जो जलवायु है वार्षिक तापांतर कम होता है। जो भूमध्य सागरीय जलवायु है यहां भी वार्षिक तापांतर क्या होता है, ज्यादा होता है। पर सबसे ज्यादा जो वार्षिक तापांतर है महाद्वीपीय जलवायु में, अतः यूरोप के दक्षिणी भाग मध्य भाग में वार्षिक तापांतर क्या होगा, ज्यादा होगा। जैसे मान लिया जाए, पूरी बात ध्यान देना इस बात को, पूरी बात ध्यान देना। आपसे सिंपल क्वेश्चन पूछेगा, एक ऐसा प्लेस है जहां वार्षिक तापांतर ज्यादा है, तो किस क्लाइमेट में स्थित होगा शहर वो? तो ध्यान देना, वार्षिक तापांतर जो समुद्र से दूर है, जहां समुद्र का कोई प्रभाव नहीं है, वहां वार्षिक तापांतर ज्यादा होता है। मतलब शीत ऋतु में तापमान चला जाएगा -20, गर्मी के मौसम तापमान चला जाएगा +25, लगभग 45 डिग्री का अंतर आ जाता है तापमान का। और ज्यादातर जो वार्षिक तापांतर है यह महाद्वीपीय जलवायु में ज्यादा होता है। अब प्रश्न यह पूछा गया कि ए नामक शहर है जो वार्षिक तापांतर ज्यादा है, तो किस क्लाइमेट में स्थित होगा? तो महाद्वीपीय जलवायु में। कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट की बात क्यों? क्योंकि महाद्वीपीय जलवायु में वार्षिक तापांतर सबसे ज्यादा होता है। क्यों होता है? क्योंकि सागर से दूरी होती है और सागर का प्रभाव वहां तक नहीं पहुंच पाता। लेकिन जो महासागरीय जलवायु है, विशेषकर पश्चिमी यूरोपीय जलवायु जो समुद्र तट के करीब है, वह वार्षिक तापांतर कम होता है। इसका मतलब यह है, वार्षिक तापांतर कम क्यों होता है? शीत ऋतु में तापमान कभी -20 में नहीं जाता, और गर्मी के मौसम में भी तापमान कभी ऐसा नहीं कि +30 पहुंच जाए। शीत ऋतु में हो सकता तापमान 0 हो जाए, -2 हो जाए, यह संभव है। और गर्मी के मौसम हो सकता तापमान चला जाए 25-36 डिग्री चला जाए। इतना ही अंतर होता है। हमेशा ध्यान देने इस बात को, अंतर बस इतना ही होता है। इसलिए यह कहा जाता है कि महासागरीय जलवायु में जितने प्लेस हैं वह वार्षिक तापांतर क्या होगा, कम होगा। अब सोचो, जहां वार्षिक तापांतर ज्यादा होगा वह रहने योग्य नहीं रह जाएगा, और जहां वार्षिक तापांतर कम होगा वह रहने योग्य होगा। इसे देखा जाए, महासागरीय जलवायु या पश्चिमी यूरोपीय जलवायु में वार्षिक तापांतर कम होता है क्योंकि समुद्र का प्रभाव ज्यादा होता है। अतः महाद्वीपीय जलवायु, भूमध्य सागरीय जलवायु और पश्चिमी यूरोपीय जलवायु की बात करें, इन दोनों में सबसे बेस्ट जो क्लाइमेट है पश्चिमी यूरोपीय जलवायु का होता है। जैसे एक छोटे से एग्जांपल लिया जाए, मान लिया जाए ए, बी और सी की बात करें, वार्षिक तापांतर की बात करेगा। कई बार एक तो वार्षिक तापांतर तो पता चल जाएगा कि देश के आंतरिक भागों में होगा, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। लेकिन मान लिया जाए वर्षा भी दे दिया, तो ध्यान दो, समुद्र तट के पास वर्षा ज्यादा होती है, आंतरिक भाग में वर्षा क्या होती है, कम होती है। क्योंकि हवाएं जैसे जैसे अंदर जाती हैं वर्षा की मात्रा कम होने लगती है। इस यूरोप के मध्य भागों में घास के मैदान पाए जाते हैं, और इस घास के मैदान को हंगरी में पुस्तैज कहा जाता है। जो घास का मैदान है उसे हंगरी में क्या कहा जाता है, पुस्तैज कहा जाता है। इस घास के मैदान को हमेशा ध्यान देने इस बात को। ये फिर एक चीज ध्यान से सुनो इस बात को, जब यूरोप की बात होती थी तो अक्सर देखा होगा ब्रिटेन है तो ग्रेट ब्रिटेन शब्द की बात की जाती है। ग्रेट ब्रिटेन में क्या क्या शामिल है? ये उत्तरी आयरलैंड, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और वेल्स की बात करें, हमेशा ध्यान दो। तो ब्रिटिश द्वीप समूह की बात करें, इस तरह यह कहा जाए ब्रिटिश
द्वीप समूह। हम जब ब्रिटिश द्वीप समूह की बात करते हैं तो इसमें उत्तरी आयरलैंड प्लस ग्रेट ब्रिटेन शामिल है। और ग्रेट ब्रिटेन में कई द्वीप हैं, वेल्स, स्कॉटलैंड और इंग्लैंड। हमेशा तो ग्रेट ब्रिटेन में वेल्स भी है, स्कॉटलैंड है और आपका इंग्लैंड है। हमेशा ध्यान देना इस बात को। यह आपका ब्रिटिश द्वीप समूह है, उत्तरी आयरलैंड प्लस ग्रेट ब्रिटेन। और ग्रेट ब्रिटेन में वेल्स, स्कॉटलैंड, इंग्लैंड तीनों है। ये आपका देखो आप, ये कहा जाए ये यूरोप देखो आप। और यूरोप का एटलस आपको बार बार देखना पड़ेगा, बार बार। अच्छा, पूरे यूरोप में हम पॉपुलेशन डेंसिटी की बात करें तो पॉपुलेशन डेंसिटी कहां ज्यादा होगी? जहां का क्लाइमेट अच्छा होगा। दो चीज, जहां का क्लाइमेट अच्छा हो और जहां औद्योगिकरण ज्यादा हुआ हो। हमेशा ध्यान दें इस बात को। अब सोचो, औद्योगिकरण कहां ज्यादा हुआ है हमेशा, और क्लाइमेट कहां का अच्छा है? यह प्रश्न उठा। तो पूरी बात ध्यान देना। यह जो ग्रेट ब्रिटेन है, इसका औद्योगिकरण सबसे पहले हुआ। इसे देखा जाता है कि इंग्लैंड में पॉपुलेशन डेंसिटी ज्यादा है। जब आप फ्रांस की बात करेंगे तो लोरेन का पठार हम लोग पढ़ चुके हैं। लोरेन के पठार का आसपास का जो क्षेत्र है जहां बड़े पैमाने पर लौह अयस्क निकाला जाता है, और उस बेल्ट में बड़े पैमाने पर औद्योगिकरण हुआ है। क्योंकि जहां लोहा पाया जाएगा वहां स्टील उद्योग का विकास वही होगा, और जहां स्टील उद्योग का विकास होगा वहां ऑटोमोबाइल उद्योग का विकास अवश्य होगा। तो लोरेन का जो पठार है उस बेल्ट के पास पॉपुलेशन डेंसिटी ज्यादा है। और ज्यादातर जो पॉपुलेशन है, हमेशा ध्यान दो, इन समुद्र तट के पास आसपास, विशेषकर पश्चिमी यूरोपीय जलवायु की बात करें हम लोग, तो समुद्र के किनारे पॉपुलेशन डेंसिटी ज्यादा है। यदि मध्य यूरोप की बात करें तो महाद्वीपीय जलवायु में हमें यदि आपस में ये पूछा जाए कि सबसे ज्यादा स्नोफॉल कहां होता है, यदि स्नोफॉल की बात करेंगे इस मध्य यूरोप में, सबसे ज्यादा मध्य यूरोप में स्नोफॉल उधर तो होता ही है। आखिर मध्य यूरोप में स्नोफॉल ज्यादा क्यों होता है? क्योंकि यहां का जो तापमान है वो -20 और -25 चला जाता है। पॉपुलेशन डेंसिटी की बात करें हम लोग। अब देखो, यदि वर्षा की बात की जाए, वर्षा हमेशा, वर्षा जो हम बात करें, ये जो पछुआ हवाएं आती हैं, ये पछुआ हवाएं यूरोप के पश्चिमी भाग में वर्षा करती हैं। यूरोप के पश्चिमी भाग में वर्षा करती हैं, और जैसे जैसे हवाएं अंदर की ओर प्रवेश करती जाएंगी, वर्षा की मात्रा कम होती चली जाएगी। वर्षा की मात्रा कम क्यों होगी? क्योंकि इन हवाओं में जलवाष्प की मात्रा क्या होगी? कम होती जाएगी। और जैसे जैसे जलवाष्प की मात्रा कम होगी, वर्षा की मात्रा कम होती चली जाएगी। एक बात हमेशा ध्यान दें इस बात को। आप ध्यान से सुनो इस बात को। एक सबसे बड़ी चीज तो ये है, दूसरी तरफ यदि पूरे यूरोप की बात करें हम लोग, तो पूरे यूरोप में वर्षा या तो इस बेल्ट में जो भूमध्य सागर का टच करने वाले देश हैं, या तो इनमें सबसे ज्यादा वर्षा काकेशस के आसपास होती है। आखिर काकेशस के आसपास क्यों होती है? क्योंकि हवाएं सीधे जाती हैं, जलवाष्प युक्त हवाएं, वो काकेशस पर्वत से टकराती हैं, ऊपर उड़ जाती हैं। जब ऊपर उड़ जाएंगी तो संग्रहित होंगी, और संग्रहित होगी तो वर्षा होगी।
एक बात आपसे बार बार, एटलस को बार बार देखते रहो आप। कौन सा द्वीप कहां है, कौन सी नदी कहां गिरती है, ये आपका यूरोप। हम बात करें दक्षिणी अमेरिका। अब सबके पास एटलस होगा। मैं थोड़ा सा हिंट कर रहा हूं, मैं अमेरिका। ये दक्षिणी अमेरिका है। हमेशा ध्यान दो इस बात को, दक्षिणी अमेरिका। ये एक उत्तरी अमेरिका है। अब ध्यान से सुने इस बात को, ये आपका मैक्सिको है। इस पूरे एरिया को मिला लो, पूरे एरिया को, इसको कहते हैं लैटिन अमेरिका। हमेशा ध्यान दो, लैटिन अमेरिका के जब नाम लेते हैं तो मैक्सिको, ये पूरा क्यूबा, ये क्यूबा द्वीप है, ये हैती है, ये जो पूरा है मैक्सिको के नीचे, अब पूरा दक्षिणी अमेरिका, इसे कहते हैं लैटिन अमेरिका। मतलब उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में कनाडा अमेरिका को छोड़ दो आप, कनाडा और अमेरिका को छोड़ दो आप, तो लैटिन अमेरिका में ये आता है। मैक्सिको से लेकर पूरा दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप जो है, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप की बात करें, ये पूरा लैटिन अमेरिका। इसे लैटिन अमेरिका क्यों कहते हैं? क्योंकि यहां अन्य जितनी भी भाषाएं हैं वो जन्म ली लैटिन भाषा से। स्पेनिश, पुर्तगाली, ये जितनी भी भाषाएं जन्म ली हैं, हमेशा ध्यान दो इस बात को, जितनी भी भाषाएं जन्म ली हैं वो सब लैटिन भाषा से जन्म ली हैं। पूरी बात। तो पहला प्रश्न है कि लैटिन अमेरिका में कौन है? ये पूरा क्यूबा, हैती, ये द्वीप है, ये सब के सब लैटिन अमेरिका में आता है। अब सोचो जरा, जब लैटिन अमेरिका की बात करेंगे हम लोग, मैप देखते चलो आप, लैटिन अमेरिका का एक मैप बना रहा हूं मैं। ये दक्षिण अमेरिका महाद्वीप है। इसको ध्यान से सुनिए इस बात को, यह आपका फ्रेंच गुआना है, ये सूरीनाम है, ये गुआना है, ये पूरा का पूरा आपका वेनेजुएला है।
ये पूरा आपका कोलंबिया है। ये इक्वेडोर है। ये पूरा का पूरा जो आपका है पेरू है। ये आपका बोलिविया है। ये आपका पराग्वे है। ये आपका उरुग्वे है। ये आपका चिली है। इस मैप में देखो आप, रफली मैप देखो, ये जो देश है ये फ्रेंच गुआना है। ये सूरीनाम है। ये आपका जो है गुआना है। ये वेनेजुएला है। ये कोलंबिया है। ये जो आपका है इक्वेडोर है। ये आपका पेरू है। ये बोलिविया है। ये चिली है। ये आपका ब्राजील है। ये आपका देश है पराग्वे। ये उरुग्वे है। और ये देश है आपका अर्जेंटीना। इतने सारे देश हैं। इन देशों को देखो आप। ये दक्षिणी अमेरिका की बात की जाए, आप एक चीज ध्यान दें इस बात को, हमेशा इस पूरे दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में सबसे बड़ा देश तो ब्राजील है। दो देश हैं जिसे लैंड लॉक्ड देश कहा जाता है। लैंड लॉक्ड देश। लैंड लॉक्ड देश किसको कहते हैं? ऐसे देश जिसका कोई भी भाग समुद्र को टच ना करे, उसे कहते हैं लैंड लॉक्ड देश। तो ये जो बोलिविया है लैंड लॉक्ड देश है। आप सोचो, ये पराग्वे देखो, ये किसी की सीमा को टच नहीं करता। ये किसी की सीमा को टच नहीं करता है। ब्राजील एक ऐसा देश है जो सभी देश की सीमा टच करता है, सिवाय देखा जाए तो हमेशा ध्यान इस बात को, इक्वेडोर और चिली को टच नहीं करता है। ये इक्वेडोर है, ये चिली है। तो ब्राजील की सीमा हर देश को टच करती है, दो देश को टच नहीं करती है। एक इक्वेडोर है और दूसरा चिली है। देखो, ये बोलिविया बीच में आ गया, ये चिली की बात करें हम लोग। ये बात हमेशा ध्यान देना इस बात को। अब ध्यान से सुनो इस बात को। ये ब्राजील की बात करें हम लोग। क्लियर? ये कितने लैंड लॉक्ड देश है ब्राजील, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में। पहली चीज, और ब्राजील की सीमा किन देशों को टच नहीं करती? जहां कई देश होंगे वहां से प्रश्न नहीं पूछेगा। जहां एक दो देश होंगे वहां से प्रश्न पूछा जा सकता है। इक्वेडोर का टच नहीं कर रहा है और चिली को नहीं टच कर रहा है। यदि राजनीतिक भूगोल की हम बात करें तो अब यदि दक्षिण अमेरिका महाद्वीप को देखा जाए भौगोलिक रूप से, यदि उसका वर्गीकरण करें हम लोग, वर्गीकरण, तो ध्यान देना इस बात को।
देखो आप, यदि भौगोलिक रूप से इसके वर्गीकरण की बात करें तो सबसे भी पश्चिम का तटीय मैदान, मैदान होगा। हम दूसरी बात करें कि पश्चिम का पर्वतीय श्रेणी, उच्चभूमि, या एंडीज पर्वत। हम तीसरी चीज बात करें पूर्वी उच्च भूमि, और अंत में मध्यवर्ती मैदान। हम मैदान की बात करें, ध्यान से सुनिए इस बात को। ये जो पश्चिमी तटीय मैदान है, ये जो आपका पश्चिमी जो तटीय मैदान है, सोचो आप, ये आपका पश्चिमी तटीय मैदान है। ये पश्चिमी तटीय मैदान है। उसकी बाद हम बात करेंगे, ये पूरा पश्चिमी तट में मैदान है, सोचो आप। उसके बाद करेंगे एंडीज पर्वत की बात करेंगे हम लोग, एंडीज। अब सोचो जरा, ये एंडीज है। एंडीज की यदि बात करेंगे हम लोग तो एंडीज पर्वत श्रेणी है ये। यदि हम पर्वत श्रेणी की बात करें, ये पर्वत श्रेणी है। ये 3 पर्वत श्रेणियां एंडीज की। तीन ये पर्वत श्रेणियां एंडीज की। हमेशा ध्यान दो इस बात को, पर्वत श्रेणियां एंडीज की। एंडीज की जो पर्वत श्रेणी है, इसकी ऊंची चोटी अंकाकागुआ है, जो अर्जेंटीना में स्थित है। मतलब एंडीज की ऊंची चोटी अंकाकागुआ है, हमेशा अंकाकागुआ है। यह अर्जेंटीना में स्थित है, अंकाकागुआ। ये जो एंडीज है, ये कहा जाए एंडीज की पूर्व में स्थित चोटियां, श्रेणियां ऊंची हैं। ऊंची है। कई जगह ये पास आ जाते हैं, सोचो आप। हमेशा ध्यान दो इस बात को, कई जगह ये पास आ जाती है। ये कहा जाता है कि बीच में बोलिविया का पठार है, बोलिविया का पठार। हमेशा ये जो बोलिविया का पठार है, इसका विस्तार बोलिविया में है, और ये अंतर पर्वतीय पठार है। क्योंकि अंतर पर्वतीय पठार का मतलब क्या होता है? ये जो बोलिविया का पठार है, अंतर पठार है, यह टीन के लिए प्रसिद्ध है। और इस पठार पर टिटिकाका झील है। झील है जो बोलिविया एवं पेरू की सीमा पर स्थित है।
हमेशा ध्यान दो इस बात को। जो बोलिविया एवं पेरू की सीमा पर स्थित है और ये मीठे जल की झील है, ऐसे बड़े पैमाने पर मछली पकड़ी जाती है। पेरू भी मछली पकड़ता है और बोलिविया भी मछली पकड़ता है। हमेशा बोलिविया और पेरू दोनों यहां से बड़े पैमाने पर मछली पकड़ते हैं। एक चीज ध्यान देना इस बात को, मैंने क्या कहा आपसे, देखो ये अंतर पर्वतीय पठार है और यह टीन के लिए क्या है, टीन, ओ सॉरी रुक जाओ, टीन के लिए फेमस है बोलिविया। अब देखो, पूर्वी जो उच्च भूमि है ये गुयाना से लेकर ब्राजील तक है। ये जो पूरा भूमि है, ये भूमि, ये जो भूमि है ये पूर्वी उच्च भूमि है। सोचो आप, ये जो पूर्वी उच्च भूमि है, गुयाना का पठार और ब्राजील का पठार। ये पूर्वी उच्च भूमि है, इसमें गुयाना का पठार ब्राजील का पठार दोनों सम्मिलित हैं। फिर ये मध्यवर्ती मैदान है। मध्यवर्ती मैदान के निर्माण में अमेजन और निको ला प्लाटा, ये जो इस मैदान के निर्माण में और निको प्लस अमेजन प्लस ला प्लाटा। ला प्लाटा में 3 नदियां हैं, पराना, पराग्वे और उरुग्वे। मतलब जो ला प्लाटा है 3 नदियों का सम्मिलित तंत्र है। 3 नदियों का सम्मिलित तंत्र कौन है? पराना है, पराग्वे है और उरुग्वे है। आप सोचो जरा, पूरी बात ध्यान देना इस बात को, हमेशा ध्यान दो इस बात को। ये मध्यवर्ती मैदान के निर्माण में 3 नदियों का ओरनिको, अमेजन और ला प्लाटा। ला प्लाटा में 3 नदियां हैं, पराना, पराग्वे और उरुग्वे की बात करें। इनका जो विस्तार है, विस्तार देखो आप, पूरी बात ध्यान दो, इनका जो विस्तार देखो आप, इनका जो विस्तार है, हमेशा ध्यान की बात, इनका जो विस्तार है वो वेनेजुएला से लेकर अर्जेंटीना तक है विस्तार। ठीक है, 4 चीजें, पश्चिम का तटीय मैदान, पश्चिम का पर्वत श्रेणी एंडीज, पूर्वी उच्च भूमि, मध्यवर्ती मैदान की बात करें हम लोग, ये हमारा कहा जाए भौतिक विभाजन है दक्षिणी अमेरिका का। आप ध्यान से सुनिए इस बात को। यदि हम बात करें दक्षिणी अमेरिका की यदि बात की जाए, दक्षिणी अमेरिका की यदि बात की जाए,
कि नदियों की बात की जाए और रिसोर्स की बात की जाए, यदि हम नदियों की बात करेंगे, दक्षिणी अमेरिका की, यदि हम नदियों की बात करेंगे, एक बात ध्यान देने इस बात को, सबसे जो महत्वपूर्ण नदी है वह नदी है अमेजन। जैसे अब देखो, सबसे जो महत्वपूर्ण नदी है अमेजन, अमेजन नदी, ये जो निकलती है नदी पेरू से, हमेशा ध्यान दो इस बात को, ये जो नदी निकलती है पेरू से, और ये नदी क्या होती है, सीधे बहती चली जाती है, ये डेल्टा बनाती है नदी। सोचो आप, ये नदी पेरू से निकलती है, एंडीज के पास से नहीं निकलती, तो एंडीज से, पर पेरू के पास से निकलती है हमेशा। इसकी सहायक नदी है मडीरा, मडीरा इसकी सहायक नदी है। ये अमेजन है, ये मडीरा है। हमेशा ध्यान दो, इस पर मनाउस, मनाउस एक बंदरगाह है। मनाउस बंदरगाह, और एक इक्विटास बंदरगाह है, इक्विटास। ये जो बंदरगाह पेरू में है, और वो जो बंदरगाह है ये ब्राजील में स्थित है। अमेजन की हम बात करें, ये दक्षिणी अमेरिका, यह विश्व की सबसे बड़ी नदी है। यह लंबाई में नील नदी के बाद दूसरी बड़ी नदी है ये। इस नदी के आसपास जो जंगल है उसे सेल्वास कहा जाता है। मनाउस और बेलम, हमेशा ध्यान दो, इस नदी के डेल्टा में मराजो द्वीप विश्व का दूसरा बड़ा द्वीप है। अमेजन, लिखो आप अमेजन नदी के बारे में, लिखो आप अमेजन नदी के बारे में लिखो। या पेरू में, पेरू में एंडीज पर्वत से निकलकर, एंडीज पर्वत से निकलकर ब्राजील में बहती हुई अटलांटिक महासागर में गिरती है। अटलांटिक महासागर में गिरती है। यह नदी विषुवती जलवायु में बहती है। विषुवती जलवायु में बहती है, और इन वनस्पतियों को सेल्वास कहा जाता है। इन वनस्पतियों को सेल्वास कहा जाता है। मडीरा, मडीरा इसकी महत्वपूर्ण सहायक नदी है। हमेशा ध्यान दो इस बात को,
इस पर दो महत्वपूर्ण बंदरगाह, इक्विटास और मनाउस हैं। इस नदी के डेल्टा में स्थित मराजो द्वीप, मराजो द्वीप विश्व का दूसरा सबसे बड़ा नदीय द्वीप है। इस नदी में मनाउस बंदरगाह तक नौ परिवहन होता है। अब सोचो, ओरनिको नदी की बात करें हम लोग। ओरनिको नदी, ये जो ओरनिको नदी है, इस नदी को देखो आप, यह गुयाना के उच्चभूमि से निकलती है। इस नदी के बारे में लिखो आप, यह गुयाना, यह नदी जो है गुयाना की उच्च भूमि से निकलती है। और अटलांटिक महासागर में गिरती है। इस नदी के बेसिन में, इस नदी के बेसिन में लानोस घास के मैदान पाए जाते हैं। लानोस घास के मैदान पाए जाते हैं। इस नदी की महत्वपूर्ण सहायक नदी कैरोनी, नदी पर विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात
एंजिल जलप्रपात है। हमेशा कैरोनी नदी पर सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजिल जलप्रपात है। सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजिल जलप्रपात है। सबसे ऊंचा जलप्रपात है कैरोनी नदी पर, और इसकी ऊंचाई लगभग 979 मीटर है। यह हमेशा ध्यान दो इस बात को। नंबर 3 लिखो आप। तीसरी नदी देखो, मैगडेलेना नदी। मैगडेलेना नदी मैगडेलेना नदी देखो आप। देखो आप, यह नदी एंडीज से निकलकर कोलंबिया में बहते हुए कैरिबियन सागर में गिरती है। यह नदी एंडीज पर्वत की दो श्रेणी कार्डिलेरा ओरिएंटल, दो श्रेणी कार्डिलेरा ओरिएंटल और कार्डिलेरा ऑक्सीडेंटल, कार्डिलेरा ओरिएंटल और कार्डिलेरा एक्सीडेंटल के बीच भ्रंश घाटी से होकर बहती है। इस नदी बेसिन के कैरेबियन तटीय निम्न भूमि क्षेत्र तेल भंडार के लिए महत्वपूर्ण है। इसके आंतरिक भागों में कोकीन की खेती होती है। अगला देखो,
पराना नदी, हमेशा ध्यान दो इस बात को। पराना नदी की बात करें हम लोग, ये आपका पराना नदी है। पराना नदी, लिखो आप पराना, लिखो। यह नदी ब्राजील की उच्च भूमि से निकलकर ब्राजील की उच्च भूमि से निकलकर अटलांटिक महासागर में गिरती है। यह नदी पराग्वे और ब्राजील, पराग्वे और ब्राजील के बीच प्राकृतिक सीमा बनाते हुए ब्राजील, पराग्वे, पराग्वे एवं अर्जेंटीना से बहती है। इस नदी पर इंटापू बांध है। इंटापू बांध, इस नदी पर इंटापू बांध है। जो दक्षिणी अमेरिका का सबसे बड़ा बांध माना जाता है। इस नदी पर इगुआसू जलप्रपात है। इस नदी पर इगुआसू जलप्रपात है। अगला लिखो आप, उरुग्वे नदी, उरुग्वे, उरुग्वे नदी लिखो आप। यह नदी ब्राजील की उच्च भूमि से निकलती है। तथा अर्जेंटीना और उरुग्वे के मध्य
प्राकृतिक सीमा बनाती है। अगला देखो, साओ फ्रांसिस्को नदी। साओ फ्रांसिस्को नदी की हम बात करें, लिखो आप, यह नदी ब्राजील की उच्च भूमि से निकलकर ब्राजील की उच्च भूमि से निकलकर अटलांटिक महासागर में गिरती है। यह जल विद्युत उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। ब्राजील में इसे राष्ट्रीय एकता की नदी भी कहते हैं। अब हमेशा ध्यान दो इस बात को, ये तो नदी की बात उठी। अब यहां का क्लाइमेट देखो, क्लाइमेट कैसा है। हमेशा ध्यान दो इस बात को, यदि क्लाइमेट की बात करें हम लोग, मान लो आप दक्षिणी अमेरिका है, ये आपका इक्वेटर है, ये इंडीज है। स्वाभाविक है व्यापारिक हवाएं इक्वेटर पर टकराएंगी और जहां टकराएंगे वहां वर्षा सबसे ज्यादा होगी। इसे इक्वेटर के पास घने वन पाए जाते हैं। क्योंकि वर्षा ज्यादा होगी तो यहां दलदली क्षेत्र का क्या होगा, निर्माण होगा। हमेशा ध्यान दो, इस बेल्ट में दलदली क्षेत्र का क्या होता है, निर्माण भी होता है। हमेशा ध्यान। फिर मैंने ये कहा था किसमें क्लाइमेट को देखो आप, ध्यान देने इस बात को। चीजें, ये पेरू की ठंडी धारा है, ये पूर्वी ब्राजील की गर्म धारा है, ये फॉकलैंड की ठंडी जलधारा है। शायद इतनी बातें हम लोग कर चुके थे पहले, ये बातें हम लोग साथ कर चुके थे। ध्यान सुने इस बात को, ये इक्वेटर है और सबसे ज्यादा वर्षा इक्वेटर पर होती है। तो घने वन यही पाए जाएंगे, घने वन यही पाए जाएंगे। अब यदि इस पूरे दक्षिण अमेरिका को जलवायु के नजरिए से देखा जाए तो देखो आप, यदि हम जलवायु के नजरिए से देखते हैं तो हो क्या रहा है। यह आपका इक्वेटर है। स्वाभाविक है
यहां पूरा का पूरा विस्तृत जलवायु पाई जाएगी। ये तो विस्तृत जलवायु पाई जाएगी। और विस्तृत जलवायु में क्या होता है, सितंबर और मार्च के महीने में वर्षा खूब होती है। इस अमेजन नदी में क्या हो, ये मैं शायद में बता चुका हूं कि सितंबर और मार्च के महीने में अमेजन नदी में बाढ़ आ जाती है। क्यों? क्योंकि सूर्य क्या होता है, सितंबर और मार्च के महीने में इक्वेटर पर चमकता है, और जहां सूर्य चमकेगा वहां लो प्रेशर का बेल्ट बनेगा, दोनों की व्यापारिक हवाएं टकराएंगी, वर्षा क्या होगी, वहां ज्यादा होगी। क्लियर? ये जो पूरा बेल्ट है ये लानोस है, लानोस। ये जो पूरा बेल्ट है, हमेशा ध्यान दो इस बात को, ये पूरा जो बेल्ट है मानसूनी जलवायु है। और ये जो पूरा बेल्ट है ये कैंपोस है, ये भी घास का मैदान है, ये भी घास का मैदान है, ये भी घास का मैदान है। ये जो पूरा जलवायु है ये मरुस्थलीय जलवायु है, अटाकामा मरुस्थल। ये जो पूरा जलवायु है ये भूमध्य सागरीय जलवायु है, चिली में चल रहा है। ये जो है दक्षिणी पेरू प्लस उत्तरी चिली, ये जो मध्य चिली, ये जो पूरा जलवायु है ये पश्चिमी यूरोपीय जलवायु है। हमेशा ध्यान दो इस बात को। ये जो जब आओगे तो पूरा घास का मैदान है। पंपास की बात करें हम लोग, देखो आप, ये जो पूरा मैदान है ये पूरा जो पंपास है, और पंपास का विस्तार कहां है, दक्षिणी ब्राजील प्लस उरुग्वे प्लस अर्जेंटीना। ये शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है। ये जो पूरा आपका ये है, हमेशा ध्यान दो इस बात को, ये पेंडागोनिया का मरुस्थल है। आप सोचो जब इधर आओगे, देखो ये उत्तरी अर्जेंटीना पश्चिमी ब्राजील, हमें बात करें ये पूरा जो आपका ग्रान चाको है, ग्रान चाको, ये पूरा तो कैंपोस ही पाया जाता है। कैंपोस ये ब्राजील की उच्च भूमि है। ये देखो आप क्लाइमेट, मतलब चिली में 3 जलवायु है। अटाकामा मरुस्थल, मतलब ये मरुस्थलीय जलवायु, भूमध्य चिली में भूमध्य सागरीय जलवायु, और दक्षिणी चिली में पश्चिमी यूरोपीय जलवायु दक्षिणी चिली में पाई जाती है। यह मैप एग्जैक्ट बन नहीं पा रहा मेरा। यह पंपास है, यह गेहूं की खेती होती है। इसका जो विस्तार है दक्षिणी ब्राजील प्लस उरुग्वे और प्लस अर्जेंटीना की बात करें, हमेशा यह शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान भी पाया जाता है। यहां पे यहां गेहूं की खेती होती है। पंपास बेल्ट में गेहूं की खेती। यह ग्रान चाको है, यहां वर्षा ज्यादा होती है। यहां कठोर लकड़ियां पाई जाती हैं, वे बेक्रो। यह जो ग्रान चाको है हमेशा उत्तरी अर्जेंटीना प्लस पश्चिमी पराग्वे,
हमेशा ध्यान दो, यहां वर्षा ज्यादा प्लस कठोर लकड़ी पाई जाती है। यहीं पे क्या होगा, क्वे ब्रेको नामक लकड़ी पाई जाती है। ये जो क्वे ब्रेको है, इसे कुल्हाड़ी तोड़ने वाली लकड़ी कहते हैं। इसे क्वे ब्रेको को क्या कहते हैं, कुल्हाड़ी तोड़ने वाली लकड़ी कहते हैं इसे। ये जो विस्तृत जलवायु वनस्पतियों को क्या कहा जाता है, सेल्वास कहा जाता है। हमेशा यहां की वनस्पतियों को सेल्वास कहा जाता है, और विस्वती के पास यह कहा जाता है जलवायु में एंडीज के पूर्वी ढाल पर वनस्पति को मोन्टाना कहा जाता है। हमेशा मोन्टाना। कैंपोस और लानोस घास का मैदान है। यह उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है। लानोस भी उष्णकटिबंधीय घास का मैदान, और कैंपोस भी उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है। एक चीज हमेशा ध्यान देना इस बात को, ये पूरा का पूरा घास का मैदान है। ये इन सारे जलवायु के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं, कौन कौन सी जलवायु यहां पाई जाती है। ये है आपका दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप। हम लोग कल मिलते हैं। एक चीज दे, कल मिलते हैं हम लोग। थैंक यू।